साथियों नमस्कार। साथियों, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अलायंस की मीटिंग चल रही थी। राहुल गांधी मौजूद थे, ममता बनर्जी मौजूद थी, अभिषेक बनर्जी मौजूद था, तमाम तरह के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। एक तरफ इन लोगों को लग रहा था कि अब हम अपना ग्रुप मजबूत करेंगे, मिलकर के मोदी को हरा देंगे। लेकिन उधर पैरेलली दूसरी साइड टीएमसी के 20 सांसद टूट गए हैं और उन्होंने पत्र लिख करके ओम बिरला जी से कह दिया है कि हम अब बीजेपी को अर्थात एनडीए को समर्थन देने जा रहे हैं। उन्होंने अपने नेता को भी चुन लिया है, काकोली जी को। जी हाँ। और याद करिए, मैं लंबे समय से वीडियोस में आपसे क्या कह रहा था कि आप एमएलए की खबर सुन रहे हैं कि 58 एमएलए बागी हो गए हैं, नई पार्टी बना लेंगे या यही टीएमसी रहेंगे, तमाम तरह की बातें चल रही थी। मैंने कहा था एमएलए तो छोड़िए, उससे पहले एमपी टूट करके आ जाएंगे, देख लेना। और 20 का ही आंकड़ा देता था मैं। वेस्ट बंगाल में लोकसभा की टोटल 42 सीट्स हैं, 42 हैं, जिसमें से 29 एमपीज आते हैं टीएमसी के, 12 बीजेपी के हैं और एक शायद किसी और पार्टी के, अन्य में आते हैं वो। तो ये जो 29 एमपीज थे, इन 29 में से अगर 19 टूट करके आ जाएं तो इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। किसी भी दल के अगर 2/3 से ज़्यादा सांसद एमएलए दूसरे दल में आ जाते हैं या टूट के अलग कोई पार्टी बना लेते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। यहाँ तो 20 से ज़्यादा आ रहे हैं। खबर तो ये आ रही है कि 22 तक टूट रहे हैं, 22। लेकिन 22 ने अभी तक सिग्नेचर किए नहीं किए, इस बात की कंफर्मेशन नहीं है। अब इधर तो साहब ये टूट लिए, इन्होंने कहा कि हम एनडीए को समर्थन देंगे। तो एनडीए की कितनी सीट्स हो गई? एनडीए की इस समय लोकसभा में 300 पार हो चुकी हैं। जो एनडीए 2024 में 293 सीट्स पर पहुंची थी सब मिला जुला के, जिसमें जेडीयू की 12 सीट थी और वो आपके जो ये है टीडीपी की 16 सीट थी, है ना, और 5 सीटें आपकी एलजेपी की थी, 7 सीटें शिवसेना की थी और 12 अन्य थे छोटे मोटे ग्रुप्स। इन सब का मिलाकर के 293 या 294 बैठ रहा था। अब इसमें मान लीजिए 20 ही मान लेते हैं, अभी 20 और आकर के जुड़ जाते हैं या समर्थन दे देते हैं तो 313 सीट्स हो जाती हैं एनडीए की। और अगर बीजेपी चाहे ना तो इन 20 को अपनी पार्टी में भी मिला ले तो बीजेपी की खुद की 260 हो जाएंगी। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी ऐसा करेगी। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि अभी बयान दिया है बीजेपी ने वेस्ट बंगाल से कि हम किसी भी टीएमसी के लीडर को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। तो अगर अपनी पार्टी में ले लेंगे तो बात खराब हो जाएगी। दूसरी बात ये होती है कि बीजेपी चाहती है कि वो केंद्र में 240 सीट के आसपास ही अपने आप को दिखाती रहे। क्योंकि पहले लग रहा था, मैं पहले वीडियोस बनाता था और कहता था 2024 के अंत में बता रहा हूँ कि बीजेपी अपने आप को 272 कर लेगी। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, उसके बाद कंफर्म हो गया था कि अभी इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में है कि अभी 272 पे ध्यान नहीं देंगे, ये ऐसे ही चलेंगे। क्योंकि अगर ये 240 दिखाते रहे तो 2029 में जब चुनाव होगा तो मजबूती के साथ जाकर के जनता से कह पाएंगे कि भाई पिछली बार देखो पूर्ण बहुमत नहीं दिया था, इस बार दे दो पूर्ण बहुमत। तो जनता भी देगी। और अगर ये 272 कर लेते हैं जोड़ तोड़ करके तो जनता कंफर्टेबल हो जाती है। जनता सोचती है कि यार ये कर तो लेंगे या हम क्या ही जा करके वोट दें, छोड़ो मोदी जीत तो जाएगा ही। तो इसी कंफर्टेबलनेस की वजह से तो 240 रह गई थी। सबको ये लग रहा था कि 400 पार की बात कर रहे हैं यार, ये तो आराम से जीत जाएगा, इतनी धूप में कौन जा करके वोट दे। लेकिन जब जनता को दिखेगा कि अरे 2024 में 240 थी और अभी भी 240 ही है, हमें जाना पड़ेगा कहीं मोदी कमजोर ना हो जाए, तो जनता में ये वोटर्स में इस तरह की चीजें रखने के लिए किया जाता है। दूसरा, अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए 20 सांसद का सपोर्ट तैयार हो गया है। कल को अगर जेडीयू कहेगी कि हम जा रहे हैं, जाओ, कोई जरूरत नहीं है। टीडीपी कहेगी हम जा रहे हैं, जाओ, और ये दोनों भी मिलकर कहेंगे कि हम जा रहे हैं, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों मिलकर 28 सीट होते हो, 20 तो आ गई। अब मैं तो कह रहा हूं 22 तक की संभावना है। तो ये अभी गणित लग चुका है। 313 अभी तक ऐसी हैं जो एनडीए के पास हैं और लगभग 22 सीटें डीएमके की हैं जो अभी इंडिया अलायंस को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। हो सकता है कोई बिल पास हो रहा हो तो ये एनडीए को सपोर्ट कर दें, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस में और डीएमके में दूरी बढ़ चुकी है। और आज जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी इसमें डीएमके शामिल नहीं थी, यानी डीएमके अपने आप को इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं मान रही और उधर वो सत्ता में भी पार्ट नहीं है। तो अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए हो सकता है जो बड़े बड़े बिल्स पास हों, जैसे अभी देखो मानसून सेशन स्टार्ट होगा तो संसद में जहां तक है वुमेन रिजर्वेशन बिल फिर से लाया जाए, हो सकता है डिलिमिटेशन बिल लाया जाए, हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया जाए। तो बड़े बड़े बिल्स में सरकार को कई जगह 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, जहां डीएमके के बाहर से समर्थन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो 22 सीटें वो हो जाएंगी। तो 313 प्लस 22 कितना हो गया? 335 हो गया करीब करीब। तो इतना तो इनके पास अभी है। और बाकी भी जब ये वोटिंग कराने आते हैं तो इतना जोड़ तोड़ कर लेते हैं। 543 में से इनको 362 चाहिए 2/3 करने के लिए।
तो वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उधर राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा में टोटल 245 सीट में से अभी एनडीए के पास 143 सीट्स हैं। आंकड़ा अलग अलग दिख रहा है, कहीं 141 बताया जा रहा है, कहीं 145 बताया जा रहा है। एक जो मैंने अभी सबसे विश्वसनीय देखा 143 है। और इसमें बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अभी राज्यसभा के भी कुछ सीटों पर चुनाव होना है, वो आपको मैं दिखा देता हूं। 18 जून को 24 सीटों पर चुनाव होना है राज्यसभा की, और वहां पर 2/3 करने के लिए 163 या 64 चाहिए, तो इतना हो जाएगा। 20-22 कम पड़ रही, 163 चाहिए ना, तो 22 सीटें कम पड़ रही हैं। अगर 141 के हिसाब से देखें तो 143 के हिसाब से देखें तो 20 सीटें कम पड़ रही हैं, तो इतना तो हो जाएगा 24 में से। तो मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में अभी अपने आप को ले आए हैं। देख रहे हो राजनीति कैसे होती है, देख लीजिए आप, क्या राजनीति है। अभी 1 महीने पहले तक टीएमसी इस लेवल की गुंडागिर्दी दिखा रही थी कि गाड़ियों पर चढ़ के कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो देखता हूँ 4 तारीख को 12 बजे तुम्हें कौन बचाने आता है। वो कह रहा कल्याण बनर्जी, अरे अमित शाह तो गुंडा है, कि इन लोगों का अहंकार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उधर वो जहांगीर खान फाल्टा वाला, अपन पुष्पा है झुकेगा नहीं, आज ये झुक गया, देखिए झुका नहीं, सीधे लेट गया। कहाँ है, ये रहा। टीएमसी का जहांगीर पुष्पा जो अपने आप को कहता था, अरेस्ट कर लिया गया है नेपाल बॉर्डर से। आप याद कीजिए जब चुनाव हो रहे थे तो इसने ईवीएम पर बीजेपी वाले बटन पर टेप लगा दिया था, तो इसे टेम्परिंग माना जाता है। इसके चलते इसके क्षेत्र का चुनाव रद्द कर दिया गया, बोला गया कि आपका चुनाव दोबारा कराएंगे। 21 मई को चुनाव हुआ इसके क्षेत्र का। चुनाव के टाइम पर इसने कहा कि भाई साहब मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा। पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, आप नाम वापस नहीं ले सकते। उसने कहा ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रचार प्रसार कुछ नहीं करूंगा। हुआ यह था कि इस पर इतने केस लाद दिए गए थे कि अरेस्ट किसी भी वक्त ये हो सकता था, लेकिन ये जाकर के बेल ले आया और कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है 26 मई तक तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं करेगा। 21 को चुनाव है तुम्हारा और 24 को रिजल्ट आ जाएगा और 26 तक की मोहलत तुम्हें दे रहे हैं। 26 के बाद से दिखा नहीं था, गायब हो गया था, गायब होकर के फरार चल रहा था। इसे पता थी पकड़ा गया तो बहुत बुरा पिटूंगा, और अब ये नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया है और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने इसे पकड़ा है। अब क्या होगा आप जानते ही हैं, अब गया बेचारा। और ये राइट हैंड माना जाता था अभिषेक बनर्जी का, भाईपो तुम्हारा ये तो गया। और वहाँ के नेताओं का कहना यह है कि अभी तो भाईपो का राइट हैंड पकड़ा गया है, अभी मेन आदमी पकड़ा जाना बाकी है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी भी गिरफ्तार हो सकता है। देखो गिरफ्तार होने से मज़ा नहीं आएगा। गिरफ्तार तो लालू यादव भी हुए थे, केजरीवाल भी हुआ था, जेल में भी रह के आया केजरीवाल। इसमें मज़ा नहीं आता। छूट के आ जाएंगे 1 आध साल में, बेल मिल जाएगी, या गिरफ्तार हो गए तो क्या चुपचाप बैठे रहेंगे। इन्हें भी पता होगा कि कब तक गिरफ्तार रहेंगे, 5 साल 6 साल 10 साल, कभी तो छूटेंगे। मज़ा तब आया जब अभिषेक बनर्जी के जो महल बने हुए ना, महल लोगों के पैसों को लूट करके, लोगों को धमका करके, मार करके, पिटवा करके वो जो धन एकत्रित किया है, ये महल पर बुलडोजर चलना चाहिए, संपत्ति जब्त होनी चाहिए, तब जब मज़ा आएगा। मत डालो इसे जेल में, बाहर रखो, इसके सामने इसका किला टूटता हुआ दिखना चाहिए, इसका 1-1 रुपया जब्त हो जाना चाहिए, उसमें मज़ा है। वो फिल्म ना धुरंधर, कि मैं मारने को तो बड़े साहब को मार देता, पर जिंदा रख के तड़पाने में अलग ही मज़ा है, वो चीज़ है। तो लाला तुम तो गए, पुष्पा झुकेगा नहीं, हो गया तुम्हारा काम। तो ये 2 बातें मैंने आपको बता दी। कुछ और कवरेज में आपको बताता हूँ एक और। ये 20 एमपीज़ हैं जो टूट के निकल लिए हैं। और आप याद करिए, मैं काकोली जी के बारे में आपको बता रहा था, ये मीटिंग चल रही है इनकी। काकोली घोष दास्तीदार, ये वही हैं जो बारासात क्षेत्र की अध्यक्ष थी, ये टीएमसी महिला विंग की अध्यक्ष थी और टीएमसी की मेन या चीफ विप थी। इनसे इस्तीफा दिलवा लिया गया था अभी 10-12 दिन पहले टीएमसी ने, और ये टीएमसी में सबसे पुराने नेताओं में से एक आती हैं, बड़ी वफादार रही। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और आज जो ये 20 एमपी टूटे हैं, उनकी नेता हैं ये, इन्हीं की अध्यक्षता में टूटे हैं, और बताया जा रहा है कि इन्हीं के साथ उनकी मीटिंग हुई है। अभी थोड़ी देर पहले इन नेताओं की मीटिंग हुई है, अभी शायद 1-1.5 घंटे पहले मीटिंग हुई है। इन्हीं की एक नेता हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके यहाँ पर मीटिंग हुई है, और इसमें 14 एमपी अभी तक आए थे जो कन्फर्म है। बताया जा रहा है कि टोटल 22 एमपी आने को इच्छुक हैं। अब जब तक उनके साइन नहीं आ जाते, 22 कहना मुश्किल है या 20 कहना मुश्किल है, 14 तक का तो कन्फर्म है कि टूट करके आ रहे हैं। उधर टीएमसी जो ममता बनर्जी वाला जो गुट है, उनका कहना है कि 16 एमपी हमारे साथ हैं, तो 16 उनके साथ हैं और 14 इनके साथ हैं, ये तो 30 हो गया, पता नहीं कैसे है। लेकिन
इनका गुट टूट गया है, इसमें दो राय अभी नहीं है। साथ ही इन लोगों ने जो दोपहर में मीटिंग करी थी वो भूपेंद्र यादव जी के साथ करी थी, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, और माना जाता है कि भूपेंद्र यादव जी अमित शाह जी के बहुत करीबी हैं और भूपेंद्र यादव जी को अमित शाह बताते रहते हैं कब क्या करना है। दूसरा, वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जी भी मौजूद थे, क्योंकि वो दिल्ली में 1-2 दिन से हैं, तो वो भी मौजूद थे, उनकी ही मौजूदगी में ये मीटिंग हुई है। ठीक है, तो इनका तो खेल हो गया। इसके अलावा इंडी ब्लॉक की जो मीटिंग हुई थी साहब, इसमें टोटल देखो, ममता बनर्जी का चेहरा देखो, बिल्कुल उतरा हुआ। राहुल गांधी की अकड़ देखो, हो गई कमजोर, अब तो तुम दबा नहीं पाओगे इंडिया अलायंस को। राहुल गांधी की बस एक इच्छा रहती है कि कैसे भी मैं नेता बना रहा हूं, चाहे कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का, कोई और नेता उठ ना पाए। और अगर मान लो इनकी खुद की बहन भी उठ रही होती है, प्रियंका गांधी वाड्रा, तो ये उनको भी ऐसी जगह एडजस्ट करते हैं कि उनका भी नाम ना हो पाए। जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा को जिम्मेदारी दी थी कुछ समय पहले यूपी इलेक्शन की, राहुल गांधी को पता था कि हारेंगे बुरी तरह से, दे दो। अभी कहाँ की जिम्मेदारी दी थी? आसाम इलेक्शन की, पता था बहुत बुरी स्थिति है, दे दो जिम्मेदारी। राहुल गांधी मुश्किल से 1-2 सभा करने गए होंगे और नहीं भी गए होंगे तो पता नहीं। ठीक है, यह एंगेज कहाँ रखते हैं? केरल में, फ्रंट पेज पर आने ही नहीं देते। और अब इंडिया अलायंस में जो 1-2 लोग लग रहे थे जो मजबूती के साथ सामने आ सकते थे, जैसे ममता बनर्जी हो गई, केजरीवाल हो गया, ये दोनों ही साफ हो गए। डीएमके को भी साफ कर दिया। अब एक्टर विजय को या उनकी पार्टी टीवीके को अपने में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं इंडिया अलायंस में। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं, इस इंडिया अलायंस में ये जो मीटिंग हुई थी, इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल नहीं थी। इसके 2 कारण हैं। अब आप एक चीज़ पर ध्यान देना, फिर आप कहोगे ना पता कैसे कर लेते हो, अब ध्यान से सुनना, पता कैसे चलता है। ये जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, इसमें आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, ये पहले ही पता चल गया था, घोषणा हो गई थी। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आई? क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ दिखना नहीं चाहती, क्योंकि अगले साल पंजाब में चुनाव है और वहां पर कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है। अभी तो आम आदमी पार्टी है, वो तो हारेगी कंफर्म है। चांसेस कांग्रेस के बहुत ज्यादा हैं और बीजेपी के भी चांसेस बन रहे हैं। कितने बनेंगे विद द टाइम बता पाऊंगा, अभी नहीं कह सकता, पर कांग्रेस मजबूती में है, इसलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ दिखना नहीं चाहती। कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के मूड में नहीं है। क्यों नहीं है? अब ध्यान से सुनो। अभी कॉकरोच जनता पार्टी ने ड्रामा किया था, इस ड्रामे में कई लेफ्ट की पार्टी आ गई थी, कई पार्टीज ने दूर से कह दिया था कि हाँ हाँ अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। टीएमसी के भी नेताओं ने कह दिया था हाँ वी सपोर्टेड। कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था। कांग्रेस चाहती तो कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर देती, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया था? कहीं ऐसा ना हो कि कॉकरोच पार्टी उसका विकल्प बन जाए, तो वो तो कांग्रेस भी जानती है कि नहीं बन पाएगी, जल्दी तो कोई नहीं विकल्प बन सकता। फिर क्यों नहीं किया, जबकि वो तो मोदी को हिलाने के लिए आए थे? इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस खुद जानती थी कि कॉकरोच पार्टी आम आदमी पार्टी का ही दूसरा चेहरा है। यहां पर कॉकरोच पार्टी को समर्थन देने का मतलब है आप आम आदमी पार्टी को मजबूत कर रहे हो। यहां से यह सिद्ध हो जाता है कि आम आदमी पार्टी और कॉकरोच पार्टी एक ही चीज है। सिद्ध तो पहले ही था, फिर भी कि ये सब आम आदमी पार्टी करा रही है, मुख्य जो प्रायोजक है आम आदमी पार्टी है, वो इस बात से सिद्ध हो गया। और इससे आम आदमी पार्टी और चिढ़ गई कि बताओ हमारे उस आंदोलन में तुमने कोई सपोर्ट ही नहीं किया, अब तो और बहाना मिल गया कि हम तुम्हारी मीटिंग में नहीं आ रहे, जाओ। तो ये हरकतें आपको दिख गई। इधर डीएमके तो बोल ही दिया कि हम आएंगे नहीं, क्योंकि डीएमके को कांग्रेस ने धोखा दे दिया। जिस डीएमके के साथ मिलकर के अभी चुनाव लड़ रहा असेंबली का, उसी को छोड़ करके एक्टर विजय को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस का क्या ही रेलेवेंस है। अब एक खबर मैं आपको और बता दूं, खबर ये है कि जो टीएमसी के एमपी हैं सुखेंदु शेखर रॉय साहब, इन्होंने राज्यसभा से रिजाइन कर दिया है। रिजाइन करते वक्त इन्होंने एक पत्र लिखा है, उस पत्र में इनकी बातें सुनिए आप। इनकी शक्ल है, हाँ ये रहे, ठीक है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और सुखेंदु शेखर रॉय साहब क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से टीएमसी ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के केस को हैंडल किया, मैं उससे दुखी था। पुलिस ने जिस तरह से साक्ष्य छुपाए वो ठीक नहीं था, इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई तो मेरी आवाज़ को दबा दिया गया था। 15 साल से टीएमसी लगातार अराजकता कर रही है, इन सब से त्रस्त होकर दुखी होकर मैं रिजाइन कर रहा हूं राज्यसभा के एमपी के तौर पर। और ये टीएमसी की तरफ से राज्यसभा में चीफ विप थे। अब एक बात बताओ, तुम 15 साल से हो और तुम्हें ये अब रियलाइज हुआ कि अराजकता हो रही थी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो केस हुआ इसको लंबा समय हो गया, उस लड़की के साथ जो हुआ जिस तरह से किया गया उसके लिए तुम्हें तुरंत आवाज़ उठानी चाहिए थी।
तुम इतने दिनों बाद अब याद आया कि हाँ हाँ गलत हुआ था और पुलिस ने मिस हैंडल किया था। अब सबकी अंतरात्मा जाग रही है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे को जनता पकड़ के ना मारे, तुम्हें पता है तुम पर अंडे ना फेंक जाए, तुम्हें पता है तुम पर केस न लाद दिए जाए, केस का सबसे ज़्यादा डर है, इसलिए तुमने पहले रिजाइन कर दिया। सोचो इनके कारनामे किस तरह के रहे टीएमसी वालों के। कोई नेपाल बॉर्डर में तो कोई देश छोड़ के भाग रहा है, कोई पार्टी छोड़ के भाग रहा है, कोई रेजिग्नेशन दे रहा है, किसी को जनता पीट रही है। मतलब दिस किस लेवल का इन्होंने वहां पर अत्याचार मचाया था, आप सोचिए। ये अभी तक चल रहा है पूरी टीएमसी में। बाकी और कोई खबर अगर रह गई है तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि दोपहर में मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद में तय किया गया कि अब साहब 20 एमपीज छोड़ेंगे, ठीक है, और ये इलेक्शन होना है 18 जून को। तो अभी तक ये साहब खबर आई है। अब इंतज़ार करिए कि टीएमसी कब तक और जिंदा रहती है। अब इसमें एक नई पार्टी बनेगी टूट करके, या टीएमसी के ही दो गुट हो जाएंगे। एक चीज़ मुझे जो समझ में आ रही है वो ये, जो मेरा आंकलन नहीं कहता है वो ये कि टीएमसी जो गुट 58 एमएलएज वाला टूटा है और शायद ये 20 एमपीज वाला, ये सब मिलकर के टीएमसी कहलाएंगे। और जो ममता बनर्जी और वो जो अभिषेक बनर्जी के साथ जो थोड़े बहुत लोग रह जाएंगे, उनसे टीएमसी का साइन छीन लिया जाएगा और टीएमसी का जो आधिकारिक जितना भी मालिकाना हक है वो सब इनके पास आ जाएगा जो बागी हैं। मतलब वही हाल होगा जो शिवसेना के साथ हुआ है। ममता के पास उनका चुनाव सिंबल भी नहीं बचेगा। जो मुझे नजर आ रहा है वो ये। बाकी आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।